बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे मोड्स ऑफ एंट्री के प्रॉस एंड कॉन्स हैं। लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी उसमें मैंने मोड्स ऑफ एंट्री को एक्सप्लेन किया था और इसके अलावा ये भी बताया था कि जब एक फर्म फॉरेन में इंटर होती हैं तो उसे कौन कौन से डिसीजंस लेने चाहिए। आज हम डिस्कस करते हैं कि जो वो फर्म मोड्स ऑफ एंट्री चूज़ करती है उसके क्या प्रॉन्स हैं और क्या कॉन्स हैं उसके। अब मोड्स ऑफ एंट्री होते कौन कौन से। मोड्स ऑफ एंट्री 6 टाइप्स के होते हैं: एक्सपोर्टिंग, टर्नकी प्रोजेक्ट्स, लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजिंग, जॉइंट वेंचर, होली एंड सब्सिडरी। ये 6 टाइप्स होती हैं। इनको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है लास्ट वीडियो में, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब वाई चूज़ एक्सपोर्टिंग। अब हम जब एक फर्म एक्सपोर्टिंग को चूज़ करती हैं तो उसके क्या क्या अट्रैक्टिव और अनअट्रैक्टिव मीन्स क्या प्रॉस और क्या कॉन्स आ सकते हैं। Exporting is attractive because it avoids the cost of establishing local manufacturing operation. It helps the firm achieving experience scales and location economies. मीन्स कि जब एक फर्म एक्सपोर्टिंग को चूज़ करती हैं तो जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन के लिए जो कॉस्ट लगनी होती हैं एस्टेब्लिशिंग के लिए उसके लिए, तो वो सब बच जाती हैं। और दूसरा कि फ़र्म को एक्सपीरियंस कर को अचीव करने में और इकोनॉमिक लोकेशंस को करने के लिए उसको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती हैं एक्सपोर्ट के ज़रिए से। और दूसरा, एक्सपोर्टिंग इज़ अनअट्रैक्टिव बिकॉज हाई ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एंड टैरिफ। मीन्स कि सम टाइम ऐसा होता है एक्सपोर्टिंग करते हुए बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लग जाती है, टैरिफ भी बहुत ज़्यादा होता है। एजेंट इन अ फॉरेन कंट्री में नॉट एक्ट इन एक्सपोर्ट और बेस्ट इंटरेस्ट। और जो एजेंट होते हैं फॉरेन कंट्रीज़ में उनको यानी कि इतना इंटरेस्ट भी नहीं रहता कि वो इस तरह से आ सकें। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वाई चूज़ अ टर्न की अरेंजमेंट। मीन्स के जो टर्न की प्रोजेक्ट है, हम अपना जो प्रोजेक्ट होता है फॉरेन क्लाइंट को हैंड ओवर करते हैं, उसके क्या अट्रैक्टिव मीन्स प्रॉस हैं उसके और क्या कॉन्स हैं। पहले आता है टर्न की प्रोजेक्ट्स आर अट्रैक्टिव बिकॉज दे आर अ वे ऑफ अर्निंग इकोनॉमिक रिटर्न फ्रॉम द हाउ now how required the assemble and run a technological complex process. They can be less risky than conventional FTI. अब जो टर्न की प्रोजेक्ट होता है, जो हमने अपना प्रोजेक्ट फॉरेन क्लाइंट को हैंड ओवर किया हुआ है, इससे हमें ये होता है कि लेस रिस्की होता है कन्वेंशनल एफडीआई के मुकाबले में। कन्वेंशनल एफडीआई जो होते हैं वो ज़्यादा रिस्की होते हैं और उसके मुकाबले में लेस रिस्की होता है। दूसरा, इसके ज़रिए हमें जो होता है इकोनॉमिक रिटर्न्स की अर्निंग होती हैं। और हम ये जो हमारे पास जो होता है कि हमने किस तरह से रिक्वायर्ड टू असेंबल एंड रन अ टेक्नोलॉजिकल कम्प्लेक्स प्रोसेस, किस तरह से हमने वो प्रोसेस को रन करना है, इसमें हमें हेल्प आउट होती हैं। दूसरा था हमारे टर्न की प्रोजेक्ट और अनअट्रैक्टिव बिकॉज। अब ये अनअट्रैक्टिव क्यों है? बिकॉज द फर्म हैव नो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट इन अ फॉरेन कंट्री। जिस फर्म ने ये मोड्स ऑफ एंट्री चूज़ किया हुआ है उसको ज़्यादा लंबे अरसे के लिए वो फॉरेन कंट्री में इंटरेस्ट नहीं होता। द फर्म में क्रिएट अ कम्पिटिटर्स। और ये फर्म जो होती हैं इसके ज़रिए बहुत ज़्यादा कम्पिटिटर्स को भी क्रिएट कर लेती हैं। ये इसके कॉन्स आते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास वाई चूज़ लाइसेंसिंग। अब जो लाइसेंसिंग चूज़ की है हमने किसी दूसरी कंपनी को या दूसरी फर्म को हमने राइट्स दिए हैं कि वो हमारी प्रोडक्ट्स बनाए और उसके मुकाबले में हम उसके बदले में हम जो कुछ फ़ी चार्ज कर रहे हैं। अब इसके क्या प्रॉस हैं और क्या कॉन्स हैं। लाइसेंसिंग इज अट्रैक्टिव बिकॉज द फर्म अवॉइड डेवलपमेंट कॉस्ट एंड रिस्क एसोसिएटेड विद ओपनिंग अ फॉरेन मार्केट। अब जो लाइसेंसिंग फर्म करती हैं ये डेवलपमेंट कॉस्ट को अवॉइड करती हैं, यानी कि उसके लिए जो कॉस्ट लगती है उससे बच जाती हैं। और जो फॉरेन मार्केट की ओपनिंग में जो एसोसिएटेड रिस्क होते हैं उससे भी ये बच जाती हैं लाइसेंसिंग के ज़रिए। फॉर एग्जांपल, अगर कोई अमेरिका की कंपनी है वो लाइसेंस देती है किसी जापान की कंपनी को कि वो जाके जापान में ये प्रोडक्ट्स बनाए, तो वो ज़ाहिर है जापान में जाके ख़ुद तो नहीं बनाएगी यूएसए की कंपनी, तो वो डेवलपमेंट कॉस्ट से भी बच जाएगी और फॉरेन मार्केट की ओपनिंग में जो एसोसिएटेड रिस्क वगैरह जो होंगे उससे भी बच जाएगी। दी फर्म अवॉइड बैरियर्स टू इन्वेस्टमेंट। अब वो बैरियर्स जो होते हैं दूसरे कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट करने के लिए उससे भी बच जाएगी। द फर्म कैन कैपिटलाइज ऑन मार्केट अपॉर्चुनिटी विदाउट डेवलपिंग दोज अप्लीकेशन इट्ससेल्फ। और ये हमारे पास ये इसके आते हैं कि लाइसेंसिंग में हमारे पास इस तरह से हेल्प आउट होती हैं, इस तरह से हमारे पास प्रॉस हैं कि जब एक कंपनी लाइसेंसिंग देती है तो ज़ाहिर है वो सब कुछ वो राइट्स देती है दूसरे कम फर्म को कि वो उनके प्रोडक्ट्स बनाए और उनके उसके मुकाबले उसके लिए वो फ़ी चार्ज करते हैं ज़ाहिर। अब जब ये काम करेंगी तो उससे एक तो डेवलपमेंट कॉस्ट बच जाएगी, दूसरा फॉरेन में जाके इन्वेस्टमेंट करनी होती है वहाँ काफ़ी बैरियर्स होते हैं उससे बच जाएगी। इसके बाद लाइसेंसिंग इज़ अनअट्रैक्टिव बिकॉज। अनअट्रैक्टिव क्यों है? द फर्म डज नॉट हैव द टाइट कंट्रोल रिक्वायर्ड फॉर रियलाइजिंग एक्सपीरियंस कर्व एंड लोकेशन इकोनॉमीज।
द फर्म एबिलिटी टू कोऑर्डिनेट स्ट्रेटेजिक मूव्स अक्रॉस कंट्रीज इज लिमिटेड। उसके बाद जो इंटेंजिबल एसेट्स आते हैं वो उसके लॉस्ट होता है। दे रिड्यूस द रिस्क, फर्म कैन यूज़ क्रॉस लाइसेंस एग्रीमेंट। अब जो इसमें मेन जो इशू आता है, मेन जो इसका कॉन्स है कि जब आप लाइसेंसिंग देते हैं तो आपके पास कंट्रोल नहीं रहता, वो कंट्रोल दूसरे बंदे के पास चला जाता है, दूसरी फर्म के पास चला जाता है। मींस अगर आप पहले क्वालिटी अच्छी यूज़ करते थे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, अब ये दूसरे फर्म पे हैं कि वो किस तरह की क्वालिटी यूज़ कर रहा है, अब आपके पास उसका कंट्रोल नहीं है। इसके कॉन्स में सबसे मेन जो कॉन्स आ रहा है यही आ रहा है इसमें। उसके बाद चूज फ्रेंचाइजिंग। फ्रेंचाइजिंग इज अट्रैक्टिव बिकॉज इट अवॉइड द कॉस्ट एंड रिस्क ऑफ ओपनिंग अप अ फॉरेन मार्केट। फ्रेंचाइजिंग भी लाइसेंसिंग की तरह होता है, लेकिन इसमें आपके पास कंट्रोल होता है, लाइसेंसिंग में आपके पास कंट्रोल नहीं होता। ये आपको यानी कि ये रिस्क होता है फॉरेन मार्केट में ओपनिंग का, उस रिस्क और कॉस्ट से अवॉइड करता है। फर्म कैन क्विकली बिल्ड अ ग्लोबल प्रेजेंस। ये क्विकली ग्लोबल प्रेजेंस को बिल्ड कर सकता है। फ्रेंचाइजिंग इज अनअट्रैक्टिव बिकॉज it inhibits the firm ability to take profit out of one country to support competitor activity in another. The geographic distance of the firm from franchising can make it difficult to detect poor quality. अब जो फ्रेंचाइजिंग होती है ज़्यादा एक डिस्टेंस वाइज होती है, मीन्स एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जो वो दे देते हैं, फ्रेंचाइजिंग दे देते हैं। अब वो दूसरी कंट्री में देते हैं, अब उनके लिए मुश्किल होता है कि वो किस तरह की क्वालिटी यूज़ करते हैं, उसको डिटेक्ट करने में उनके लिए काफ़ी मुश्किलात होती हैं। इसलिए ये फ्रेंचाइजिंग में ये इसके कॉन्स आते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वाई चूज जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर में यही होता है कि 50-50% पार्टनरशिप होती है। यानी कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की कोई फर्म जाती है जाके अमेरिका में पार्टनर ये जॉइंट वेंचर के मोड्स ऑफ एंट्री को चूज़ करती हैं, और 50% पार्टनरशिप ये पार्टनर्स ये होगा और 50% वो होगा, वो दूसरी फर्म होगी। अब इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसानात हैं। जॉइंट वेंचर अट्रैक्टिव बिकॉज फर्म बेनिफिट फ्रॉम अ लोकल पार्टनर नॉलेज ऑफ लोकल कंडीशंस, culture, language, political system and business system. The cost and risk of opening a foreign market are shared. They satisfy political consideration for market entry. मीन्स जब यहाँ की कोई फर्म दूसरी जाती है, फॉरेन में जाती हैं, जाके जॉइंट वेंचर को चूज़ करती हैं, तो ज़ाहिर है उस फर्म को वहाँ का लोकल कंडीशन के बारे में, कल्चर के बारे में, लैंग्वेज और पॉलिटिकल सिस्टम और बिजनेस सिस्टम के बारे में बिल्कुल नहीं पता होगा। और जब ये जॉइंट वेंचर चूज़ करेगी तो ज़ाहिर है जिस फर्म के साथ इसने किया होगा, पार्टनरशिप की होगी, तो उससे वहाँ की वो लोकल फर्म होगी, उसे सब चीज़ों का नॉलेज होगा जो इसके लिए बेनिफिट्स हैं। इसके अलावा कॉस्ट और रिस्क जो होते हैं वो 50-50% शेयर होते हैं, क्योंकि इन्होंने 50-50% पार्टनरशिप की होती है, इसलिए ये शेयर हो जाते हैं। दूसरा हमारे पास जो डिसएडवांटेजेस आते हैं, अनअट्रैक्टिव बिकॉज द फर्म रिस्क गिविंग कंट्रोल ऑफ इट्स टेक्नोलॉजी टू इट्स पार्टनर। The firm may not have the tight control to realize experience curves or location economies. Shared ownership can lead to conflict and battle for control if goals and objectives differ or change over time. Means अब जब आपने पार्टनरशिप कर ली है, आप समटाइम ये होता है कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है, आपका जो गोल है वो चेंज हो जाए और दूसरी फर्म का ना चेंज हो, इसमें आपके कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ये डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। और उसके बाद ये भी हो सकता है कि जो रिस्क गिविंग कंट्रोल ऑफ इट्स टेक्निकल टू इट्स पार्टनर्स हैं, उसमें भी काफ़ी कुछ समटाइम ये ऐसा होता है कि आपने कुछ ऐसा सोचा हुआ है कि मैंने इस तरह से काम करना आगे, और वो फर्म कह रही है नहीं हमने इस तरह से काम करना, इस तरह से हमने ये टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है। इस तरह से आप में कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट्स हो सकता है, और ये जॉइंट वेंचर के डिसएडवांटेजेस में आती हैं। जो लास्ट हमारे पास आता है वो है वाई चूज़ अ होलियन सब्सिडी। होलियन सब्सिडी के क्या प्रॉस हैं और क्या कॉन्स हैं। दे रिड्यूस द रिस्क ऑफ लॉसिंग कंट्रोल ओवर कोर कम्पिटेंसीज। जो रिस्क हैं कोर कम्पिटेंसीज के लॉस का, कंट्रोल का, वो रिड्यूस हो जाता है इसकी वजह से। मीन्स इसमें ये होता है होलियन सब्सिडी में कि एक फर्म ने 100% शेयर्स एक्वायर करने होते हैं, न्यू प्रोजेक्ट्स, न्यू ऑपरेशन स्टार्ट करना होता है। दे गिव अ फर्म द टाइट कंट्रोल और ऑपरेशंस। अब जो फर्म जिसने काम किया तो उसके पास कंट्रोल होता है, उसके पास टाइट कंट्रोल होता है ऑपरेशन में, कि वो डिफरेंट कंट्रीज़ में ये ऑपरेशन रन करे, और इसके लिए ये ज़रूरी होता है कि वो ग्लोबल स्ट्रेटजिक को इंगेज करना, स्ट्रेटजिक कोऑर्डिनेशन को इंगेज करता है। ये इसमें अट्रैक्टिव मीन्स प्रॉस आते हैं। और इसमें कॉन्स क्या आते हैं। होलियन सब्सिडी आर अनअट्रैक्टिव बिकॉज द फर्म बियर द फुल कॉस्ट एंड रिस्क ऑफ सेटिंग अप ओवरसीज ऑपरेशंस। अब जो फर्म ने एक्वायर किए होते हैं 100% शेयर, तो एक ही फर्म उसमें इन्वॉल्व होती हैं, इसलिए जो भी कॉस्ट होती हैं, जो भी रिस्क आता है, उसी फर्म को बियर करना पड़ता है, दूसरी फर्म इसमें इन्वॉल्व नहीं होती।
सो मोड्स ऑफ एंट्री ये थी, टोटल 6 थे। इसमें कल मैंने एक्सप्लेन जो किया था इसके बारे में, और आज इसके बारे में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि इसकी क्या प्रॉस हो सकती है और क्या कॉन्स हो सकते हैं। होप्स हो कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।